हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अवधेश और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे वीडियो में जैसा कि हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर में हम लोगों ने बेसिक जो एक्सपेरिमेंट थे, जो डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूफ करने के लिए जो बेसिक एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जिसमें ग्रिफिथ का था, उसके बाद एवरी मैक्लियोड और मैकार्थी का, और उसके बाद हर्सी चेस का था। तो फाइनल एक्सपेरिमेंट जो हुआ था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो वो हर्सी और चेस के एक्सपेरिमेंट से हुआ था। तो अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल तो प्रूफ हो गया, लेकिन जब जेनेटिक मटेरियल प्रूफ हो गया तो इसके बारे में क्या इसका प्रॉपर्टीज होना चाहिए कि इसको हम लोग कहेंगे कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है। क्योंकि जब उस समय इन्वेंशन हो रहा था तो उस समय पता चला था कि डीएनए भी आरएनए भी शो कर रहा था जेनेटिक मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स, और इनिशिएशन जब इनिशियल इवोल्यूशनरी स्टेप था तो उसमें प्रोटीन भी बताया जा रहा था। तो कुछ ऐसे जो है फीचर्स मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो है जेनेटिक मटेरियल की है, जो प्रॉपर्टीज जो भी मॉलिक्यूल फॉलो करेगा उसको बोला जाएगा कि दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। जैसे आज हम लोग इसमें देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की एक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, क्यों बोला गया कि डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल है। देखिए पहली चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज होती है कि सेल्फ रिप्लिकेशन होना चाहिए। सेल्फ रिप्लिकेशन का मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल हम उसको जेनेटिक मटेरियल तब कहेंगे जब वो जो है अपना कॉपी नंबर मेंटेन करता हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ये जेनेटिक मटेरियल है। दूसरा चीज क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टेबल होना चाहिए। कोई भी मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल अगर है तो उसका मतलब ये होना चाहिए कि वो केमिकली, इसको अगर इस तरह से लिखे तो केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी जब जो मॉलिक्यूल शो करेगा, केमिकली और स्ट्रक्चरली जो है, जो प्रॉपर्टी जो शो करेगा उसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो है स्टेबल मॉलिक्यूल है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करते हैं तो ये जो है ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी लगभग दोनों में होता है, डीएनए और आरएनए दोनों में होता है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। लेकिन म्यूटेशन होना चाहिए, लेकिन वो म्यूटेशन जो है स्लो रेट में होना चाहिए, न कि बहुत फास्ट होना चाहिए, ठीक है। म्यूटेशन जो है दोनों में होता है, लेकिन स्लो होना चाहिए। अगर फास्ट होगा तो म्यूटेशन अगर फास्ट होगा तो बहुत ही जल्दी जो है वेरिएशन देखने को मिलेगा। अगर म्यूटेशन स्लो होगा, जैसे इवोल्यूशन जब हो रहा था तो उस समय क्या हुआ कि पहले जो है जो ह्यूमन थे, ह्यूमन जो स्पीसीज थी, ह्यूमन में देखा गया तो ग्रेजुअल जो है, जिसको हम लोग ग्रेजुअल म्यूटेशन बोलते हैं, ग्रेजुअल जो है वेरिएशन होता गया। ऐसा नहीं कि सडन जो है वेरिएशन हुआ और सडन जो है ह्यूमन का स्ट्रक्चर, ह्यूमन की बॉडी जो है अडॉप्ट कर लिया। तो इस जैसे पढ़ा होगा रामापिथिकस, एस्ट्रोलोपिथिकस, क्रोमैग्ना, मैग्ना, इस सब जो स्टेप होता है, ये स्टेप धीरे धीरे आता गया। क्यों आता गया, क्योंकि उनमें ग्रेजुअल जो है म्यूटेशन होता रहा। तो जब ग्रेजुअल म्यूटेशन होगा तो उनमें नए वेरिएशन, जो नए कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे, वो कैरेक्टर जो है स्लो होने चाहिए, ऐसा नहीं कि सडन होना चाहिए, ठीक। तो जब उसमें म्यूटेशन जो है स्लो होगा तब वो जो है रिप्रेजेंट करेगा कि ये जेनेटिक मटेरियल का ही जो है, ये जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज था, इसमें एक जो चौथी चीज थी इसमें, वो चौथा चीज था इसमें कि जैसे मेंडेलियन का जैसे एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, तो मेंडेलियन में बताया था कि जो डोमिनेंट जीन होगा वो एक्सप्रेस करता है। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी इसका जो है मेंडेलियन प्रॉपर्टी शो, मतलब मेंडेलियन एक्सप्रेशन शो करना चाहिए।
मेंडेलियन एक्सप्रेशन जो है, जैसे इसमें क्या होगा कि जिस तरह से उस डोमिनेंट जीन का एक्सप्रेशन होता है, उसी प्रकार इसमें भी जो जीन है उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए डीएनए में। या फिर जब देखिए इसका ये जो टर्म है, ये जो चौथा पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि वो अपना जो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जो उसका कैरेक्टर है, वो अपना एक्सप्रेस करता हो। ठीक है, तो ये जो चारों पॉइंट है, ये चारों पॉइंट जो है, ये चारों पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जिसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल कर रहे हैं, उसके अंदर एक्चुअली ये चारों प्रॉपर्टी है कि नहीं। अब देखिए जब इवोल्यूशन हुआ था तो उस समय हम लोगों ने बात किया था कि तीन चीजों में रेस थी। मतलब रेस का मतलब कि जैसे प्रोटीन को भी बोला जा रहा था, आरएनए को भी बोला जा रहा था, और डीएनए को भी बोला जा रहा था। अब इन तीनों को कैसे इरेडिकेट किया गया बारी बारी से कि कौन सा जो है जेनेटिक मटेरियल होगा, कौन सा नहीं होगा। अब देखिए प्रोटीन जो है पहले स्टेप पे भी पहले स्टेप ही इलिमिनेट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सेल्फ रिप्लिकेटिंग मतलब रिप्लिकेशन की कैपेबिलिटी प्रोटीन में नहीं है। मतलब पहले स्टेप पे ही प्रोटीन को हटा दिया गया कि प्रोटीन जो है जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, अब देखिए आता है, अब देखिए आरएनए और डीएनए, ये दोनों में जो है प्रेडिक्ट करना कि कौन जेनेटिक मटेरियल है, यही जो है काफी टाइम टेकिंग रहा। क्यों? क्योंकि दोनों जो है आरएनए और डीएनए दोनों जो है नाइट्रोजनस बेस से मिलकर के बने होते हैं। हालांकि जो आरएनए होता है उसमें शुगर का जो है, शुगर की जगह जो है वेरिएशन होता है, और डीएनए और आरएनए में शुगर की जगह वेरिएशन होता है, और बाकी ऑलमोस्ट देखा जाए तो सारी प्रॉपर्टी जो है सेम होती है। लेकिन कुछ इसमें डिफरेंस देखने को मिले थे। वो क्या थे? देखिए आरएनए जो मॉलिक्यूल होता है, जो आरएनए होता है, अब देखिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं इसको अच्छे से बताता हूँ कि आरएनए और डीएनए में कौन जो है माना गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल कौन है। देखिए जब आरएनए के केस में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है, और जब डीएनए की बात करते हैं तो यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। ठीक है, जब इसकी स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर देखिए इस तरह से, यहाँ पे OH ग्रुप होता है, यहाँ पे भी OH ग्रुप होता है। लेकिन जब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें केवल यहाँ पे OH ग्रुप होता है, यहाँ पे H होता है। ठीक है, तो आरएनए के केस में डबल OH ग्रुप होता है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव था। ठीक है, जब ज्यादा रिएक्टिव था इसका मतलब लेस स्टेबल था। ठीक है, इसीलिए देखिए राइबोज शुगर में 2 OH ग्रुप पाए जाने के कारण जो है ये ज्यादा स्टेबल। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है वाई आरएनए इज लेस स्टेबल देन डीएनए, तो यही एक रीजन है। तो आरएनए के केस में क्या होता है, डबल OH ग्रुप पाया जाता है, इसके कारण ये हाईली रिएक्टिव होता है, और हाईली रिएक्टिव होने के कारण ये इजिली जो है साइक्लिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, जिसके कारण आरएनए जो होता है लेस स्टेबल माना जाता है। अब दूसरी बात आती है डीएनए के केस में। डीएनए के केस में ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप पार्टिसिपेट कर लेता है डीएनए की स्ट्रैंड बनाने में, जहां पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, अभी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे, तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में हम लोग इसका इंपॉर्टेंट रोल पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़े 5 to 3 प्राइम सिंथेसिस होती है, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे क्यों 5 to 3 ही होती है, 3 to 5 क्यों नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ये चीज देखिए कि यहाँ पे जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लेता है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में जब ये OH ग्रुप पार्टिसिपेट कर लेता है तो कोई रिएक्टिव ग्रुप नहीं रहता है, जिसके कारण डीएनए जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू आरएनए के। पहला पॉइंट तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि आरएनए जो है लेस स्टेबल है एज कम्पेयर टू डीएनए। एक पॉइंट तो यहाँ क्लियर, यहाँ पे जो है प्रूफ होता है कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू आरएनए के। और भी एक पॉइंट मिलता है, और एक पॉइंट क्या रहता है, पहला चीज तो शुगर के बेस पे हो गया। दूसरा चीज क्या होता है, देखिए दूसरा चीज होता है आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है, और डीएनए में क्या होता है, थाइमीन होता है। अब ये भी क्वेश्चन एक आता है, इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा नहीं, अगर इस क्वेश्चन का जो है कमेंट में हमें जो है आंसर लिख के बताइएगा, वाई आरएनए प्रेजेंट इन वाई यूरासिल प्रेजेंट इन आरएनए नॉट इन डीएनए। इसका मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, वाई यूरासिल प्रेजेंट इन आरएनए नॉट प्रेजेंट इन डीएनए।
इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जो है इसको बताइए, फिर मैं इसका जो है अगले लेक्चर में इसको मैं आंसर बताऊंगा। अब देखिए मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि यूरासिल जो आरएनए प्रेजेंट होता है और थाइमिन डीएनए प्रेजेंट होता है, इसका क्या रीजन है, इसको मैं इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं इसकी स्टेबिलिटी से थोड़ा सा रिलेट करके बता दे रहा हूँ। यूरासिल जो होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है 2,4 डाइऑक्सी होता है, ठीक है। अब इसमें जो होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर का जो अगर इसमें सडन कोई म्यूटेशन होता है यूरासिल का, तो यूरासिल का म्यूटेशन होने के बाद जो है ये कन्वर्ट हो जाता है साइटोसिन में, ठीक है, 2-ऑक्सी-4-एमीन। तो साइटोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर जो चेंज हो जाता है तो फिर वो न्यूक्लियोटाइड की मिसपेयरिंग हो जाती है, जिसके कारण म्यूटेशन कॉज हो जाता है, ठीक है। तो एक रीजन ये रहा, और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का मैंने 50% आंसर दे दिया हूं मैं, लेकिन 50% आंसर आप जो इसको प्रेडिक्ट करके बताइएगा कि एक्चुअली क्यों यूरासिल आरएनए में प्रेजेंट है, डीएनए नहीं। ठीक, इतनी चीज रही। अब देखिए, अब इसके आगे जो है चीजें जो हम लोगों को पढ़नी है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर हम आरएनए और डीएनए के बीच में और कुछ कंपैरिजन देख लें, तो आरएनए जो होता है ये एक डायरेक्ट प्रोटीन कोड करता है, लेकिन डीएनए क्या होता है, पहले डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है, आरएनए के बाद प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो जो चांसेस होते हैं, जो म्यूटेशन के जो चांसेस होते हैं डीएनए में कम होंगे एज कम्पेयर टू आरएनए में। अब देखिए आरएनए जो होता है वायरसेस में जो है आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वायरसेस का। रीजन ये होता है, जैसे कि देखिए वायरस जो होते हैं, वायरस में कॉन्टिन्यूअस जो होते हैं उनमें म्यूटेशन होते हैं, और उनका जो सरफेस होता है या जो उनके मार्कर प्रोटीन होते हैं, जिनका मार्कर होता है कॉन्टिन्यूअस चेंज होता रहता है। उसकी कॉन्टिन्यूअस चेंज होने के कारण ही क्या होता है कि आरएनए जो होते हैं अपने आरएनए में म्यूटेशन उसका जो सरफेस मार्कर वो चेंज होता है। क्यों होता है? बिकॉज उसमें म्यूटेशन जो है कंटिन्यूअस होते हैं। वही केस अगर हम डीएनए की बात करते हैं, डीएनए के केस में जो है म्यूटेशन काफी स्लो होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसके अंदर जो है म्यूटेशन स्लो होने के कारण जो होता है इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा हमें देखने को मिलती है, आरएनए में जो है कम में देखने को मिलती है। तो ये सब कुछ पॉइंट थे जो है प्रॉपर्टीज थी कि क्यों हम डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल मानते हैं, क्या रीजन है कि आरएनए को नहीं मानते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में आ जाते हैं, तो इस चीज को जरा ध्यान में रखिएगा कि क्यों जो है ये सब चीजें जो है आरएनए को ही माना जाता है, ठीक, और प्रोटीन को क्यों नहीं माना सकता या आरएनए क्यों नहीं माना सकता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी जेनेटिक मटेरियल की। अब देखिए अगला जो टॉपिक है इसमें हम लोगों को जो देखना है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखना है। जैसा कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में जैसे डीएनए जो होता है किसका बना होता है, पहली चीज की न्यूक्लिक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का जो टर्म है सबसे पहले कौन दिया था, फ्रेडरिक मिशन ने दिया था। इन्होंने पस सेल्स मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट सेल को जो है ल्यूकोसाइट सेल से इन्होंने डीएनए को आइसोलेट किया, और उसके बाद में इन्होंने बताया जो इनको कंटेंट मिला उसको इन्होंने बोला न्यूक्लिन। ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, न्यूक्लिन। अब जो न्यूक्लिन है, न्यूक्लिन बेसिकली था क्या, न्यूक्लिन में देखिए बेसिकली था क्या, नाइट्रोजनस बेस थे प्लस फॉस्फेट था, ठीक, ये चीज याद रखिएगा। देखिए फ्रेडरिक मिशन ने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की थी, फ्रेडरिक मिशन ने सबसे पहले टर्म दिया था न्यूक्लिन। फर्दर न्यूक्लिन का जब इन्वेस्टिगेशन किया गया, जब उसकी जो एनालिसिस की गई, तब उसमें पाया गया कि जो बेस उसमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं और फॉस्फेट होता है। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है
डीएनए का स्ट्रक्चर बेसिकली जो बना होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड से क्वेश्चन नीट में आया है, याद रखिएगा इस चीज को। देखिए न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड पहली चीज इसके बारे में अगर जानना है तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है एक टिपिकल स्ट्रक्चर, जैसे ये मोनोमर यूनिट होता है, मोनोमेरिक यूनिट होता है, मोनोमेरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जब ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जब कंबाइंड होते हैं तो उनको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंबाइंड होकर के जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड, उसको हम लोग डीएनए भी बोलते हैं और आरएनए भी बोलते हैं, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्म होता है। ठीक, तो जब हम लोग न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर में दो चीजें होती हैं। न्यूक्लियोटाइड की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 चीजें होती हैं। पहली चीज क्या होती है, बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। नाइट्रोजनस बेस कौन कौन होते हैं अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। दूसरा चीज क्या होता है, शुगर होता है। शुगर क्या होते हैं, शुगर कौन होते हैं, आरएनए के केस में राइबोस शुगर, डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोस शुगर। तीसरा चीज क्या होता है, फॉस्फेट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आया है यहाँ, क्वेश्चन न्यूक्लियोटाइड के बारे में आया है। ठीक, तो न्यूक्लियोटाइड बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, बेस, शुगर और फॉस्फेट। ठीक है, बेस में नाइट्रोजनस बेस होते हैं, शुगर में अगर आरएनए है तो राइबोस शुगर, डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोस शुगर, और फॉस्फेट ग्रुप है तो फॉस्फेट तो है। ठीक, अब देखिए इसमें, अब इसी जगह हम देख लेते हैं न्यूक्लियोसाइड। देखिए इसी जगह हम लोग देख लेते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो बस खाली फॉस्फेट को हटा देते हैं, नाइट्रोजनस बेस या फिर बेस। ठीक, या इसको नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, शुगर। फॉस्फेट केवल इसमें नहीं था। बस देखिए डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है इसीलिए बता रहा हूँ। न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है। न्यूक्लियोसाइड में ओनली फॉस्फेट जो होता है इलिमिनेट हो जाता है, बस खाली शुगर और फॉस्फेट होता है। ठीक, सॉरी शुगर और बेस होते हैं। ठीक, ये चीज ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट था 2। अब देखिए आगे का जो इसमें आगे हम लोग को देखना है, अब इसमें नाइट्रोजनस बेस देखना है। देखिए नाइट्रोजनस बेस के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसमें अलग अलग होते हैं। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें 2 चीजें हम लोग को पढ़नी है। पहला है प्यूरिन। देखिए पहले हम लोग नाइट्रोजनस बेस हम लोग लिख लेते हैं। प्यूरिन है, दूसरा है पायरिमिडीन। ठीक है, प्यूरिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्यूरिन में 2 आते हैं, कौन कौन, एडेनिन, गुआनिन। इसमें क्या क्या आता है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल जो होता है किसमें होता है, आरएनए में होता है। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक, अब देखिए एडेनिन, गुआनिन जो होता है प्यूरिन का पार्ट होता है, और जो है साइटोसिन जो है, साइटोसिन थाइमिन जो होता है यूरासिल, और साइटोसिन और थाइमिन जो होता है ये पायरिमिडीन और यूरासिल का, पायरिमिडीन का पार्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज जानना जरूरी है। देखिए जो प्यूरिन का स्ट्रक्चर होता है, प्यूरिन की अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें 2 रिंग होती हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 और 3 और 7 और 9 पे जो है नाइट्रोजन रहता है बाकी। और देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है पायरिमिडीन का, देखिए हम इसके बहुत स्ट्रक्चर में डीप में नहीं जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब देखिए
एडेनिन का जो स्ट्रक्चर होता है, एडेनिन की अगर हम लोग केमिकल इसका जो नाम लिखते हैं तो लिखते हैं 6 अमीनो प्यूरिन। ध्यान रखिएगा इस चीज का, ये नाम पूछ लेता है। देखिए जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं उसको जो है पूरा यहाँ पे डिस्कस करता चलूंगा, और बाकी जो चीजें बहुत सारी चीजें इसमें पढ़नी नहीं रहती, बहुत सारी चीजें जो है हम लोग को बस केवल जानना रहता है कि हाँ एक्चुअली है क्या, तो वो चीजें मैं यहाँ पे बताता चलूंगा। बाकी जो चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है 6 अमीनो प्यूरिन, हालांकि ये प्यूरिन है तो प्यूरिन ही। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे 6 ग्रुप है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमीनो ग्रुप लग जाएगा, NH2 लग जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग बोल देंगे 6 अमीनो प्यूरिन। अब देखिए जो गुआनिन का स्ट्रक्चर होता है, गुआनिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन। नाम लिख लीजिए 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन। ये देखिए 6 ऑक्सी, यहाँ पे अमीनो ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सी ग्रुप हो जाएगा, प्यूरिन हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो अब इसके बाद में पैरिमिडीन बचता है। पैरिमिडीन का जो स्ट्रक्चर होता है, अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है 2 ऑक्सी 4 एमीन पैरिमिडीन होगा, ठीक है। और यूरासिल का हो जाएगा 2,4 डाईऑक्सी पैरिमिडीन हो जाएगा। इसका हो जाएगा 5 मेथाइल 2 ऑक्सी पैरिमिडीन हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को, ये सारा नाम जो है 5 मेथाइल इसका हो जाएगा 5, देखिए इसका हो जाएगा 5 मेथाइल 2,4 डाईऑक्सी पैरिमिडीन। देखिए मैं फिर से इसका नाम रिवाइज कर दे रहा हूँ। एडेनिन का स्ट्रक्चर है 6 अमीनो प्यूरिन, ठीक। गुआनिन का स्ट्रक्चर है 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन, और साइटोसिन का स्ट्रक्चर है 2 ऑक्सी 4 एमीन। थाइमिन का स्ट्रक्चर है 5 मेथाइल 2,4 डाईऑक्सी। यूरासिल का स्ट्रक्चर है 2,4 डाईऑक्सी, ठीक। इतना तो ये सब सारी चीजें रही नाइट्रोजनस बेस के बारे में। अब देखिए नाइट्रोजनस बेस का जो इतना ये जो चीजें हैं नाइट्रोजनस बेस के बारे में, अब बाकी जो चीजें हम लोग को पढ़नी है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि कैसे जो है डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है, और डीएनए का जो स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस कौन से बॉन्ड होते हैं, ये क्वेश्चंस आया है एक बार, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड में जो कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड, और इसके बाद में और स्ट्रक्चर ऑफ बी डीएनए, ठीक है। और स्ट्रक्चर ऑफ बी डीएनए हम लोग इसके बारे में इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, और इस पे बेस जो है चारगॉफ रूल भी देखेंगे। चारगॉफ रूल से नीट में क्वेश्चन बहुत आते हैं, लगभग हर कंपटीशन में जो है आते रहते हैं। इस बार जो है आई होप कि आप लोग 2020 का जो है नीट का क्वेश्चन पेपर देखे होंगे। तो जो 2020 का जो नीट का क्वेश्चन पेपर है बहुत ही अच्छा पेपर आया था, मतलब काफी जो है बहुत ही जो है टिपिकल न कह करके बहुत इजी कहना जो है ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि क्वेश्चन काफी अच्छे थे, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा होगा वो अच्छा कर लिया होगा इसमें, क्योंकि देखिए जो नीट का क्वेश्चन है, जो नीट है उसमें 720 मार्क्स के, उसमें बेसिकली जो बायोलॉजी पोर्शन होता है वही जो है काफी ज्यादा हम लोगों को जो है उसमें आगे निकालता है, ठीक है। तो बाकी मैथ और बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो दोनों अलग अलग सेपरेट सब्जेक्ट है, लेकिन जूलॉजी और बॉटनी दोनों एक ही साथ पढ़नी पड़ेगी। तो ये सारा जो टॉपिक होता है बायोलॉजी जो पोर्शन आता है, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे एक तरह से कहे तो बैकबोन है पूरा, आपके पूरे मार्क्स बनाने में, आपकी मेरिट बनाने में पूरा बैकबोन की तरह काम करता है। और हमें ऐसा लगता है कि जो भी स्टूडेंट इस पे अगर 70% अगर अच्छा खासा होमवर्क किया है, अच्छा खासा स्टडी किया है, सेल्फ स्टडी किया है, तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो 100% आपको दे के जाएंगे, ये आपको निराश नहीं करेंगे। कुछ टॉपिक्स हैं जो कि काफी ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, ठीक है। तो ये रहा पूरा स्ट्रक्चर जो है, पूरा प्रॉपर्टी ऑफ, आज हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और कुछ न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड, और इसके बाद में नाइट्रोजनस बेस पढ़ा। अब हम लोगों को देखिए
नाइट्रोजन बेस वगैरह हो गया। अब इसके बाद में हम लोग बारी बारी से पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर, उसकी पैकेजिंग पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर जो है डीएनए रिप्लिकेशन, जिसमें हम लोग सेमी कंजर्वेटिव मॉडल पढ़ेंगे उसमें, और कंजर्वेटिव उसमें 3 मॉडल होते हैं, ठीक है। तो ये 3 मॉडल पढ़ेंगे, उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन, ठीक। तो इस तरह से सीक्वेंस वाइज हम लोग चलते रहेंगे। और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया, ठीक है, पसंद आया होगा। और इसमें कोशिश करिएगा कि वीडियो को जो है लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।